दोस्तों, एक बात से मेरी बात शुरू करता हूं। जिंदगी में सफल होने के लिए लोग अलग अलग नुस्खे बताते हैं, लोग अलग अलग आइडिया देते हैं। हार्ड वर्क करो, मेहनत करो। मैं सफलता के लिए कुछ और कहना चाहता हूं। सफलता प्राप्त करने के लिए, दुनिया बसाने के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप अनुशासन में जियो। मैं कहता हूं सीएलसी का अनुशासन श्रेष्ठ है इस हिंदुस्तान की किसी कोचिंग में। लेकिन सबसे पहली शुरुआत जो है दोस्तों सफलता की अनुशासनहीनता से होती है। मैं मेरी बात को शुरू करने जा रहा हूं। मुझे ऐसे गुजरी के लाल ढूंढने हैं, मुझे फिर कोई आशीष तारा ढूंढना है, मुझे फिर कोई नवीन सोच ढूंढना है, फिर कोई सुविधा ढूंढनी है, मुझे फिर किसी को तराशना है, फिर किसी तराशना है, मुझे फिर किसी को एम्स भेजना है, फिर किसी को आईपीएल भेजना है। तो दोस्तों एक लाइन से बात शुरू करता हूं। मेरी सफलता की पहली सीढ़ी अनुशासनहीनता, लेकिन इसको पूरा करता हूं। मेरी बात शुरू करने जा रहा हूं। जिद के साथ पैदा की गई अनडिसिप्लिन। आप लोग सोचेंगे आदमी स्टेज पे खड़ा क्या बोल रहा है, बहुत होश में कह रहा हूं मैं। अब बात को पूरा सुने, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में कुछ आदि कहावतें लोग करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि यहाँ गरजते हैं वो बरसते नहीं है। हम उनको प्यार से कहते हैं कि लेकिन वो जब बरस जाते हैं तो बाढ़ आ जाती है। लोग अक्सर कहते हैं कि बात करने से क्या होता है, हम इसको पूरा कर रहे हैं। दोस्तों माना कि बात करने से कुछ नहीं होता, लेकिन मेरे यारों बिना बात के भी कुछ नहीं होता। तो जिंदगी में आप पूरी बात सुने, अनुशासनहीनता सफलता की पहली सीढ़ी है। बट उस अनुशासनहीनता में दो चीज होनी चाहिए। पहला जिद और दूसरा अपनों की इज्जत का ख्याल। अब फिर बात आ गई कि जब अनुशासनहीनता आ गई तो इज्जत कहां रह गई। माफी चाहूंगा दोस्तों, जिद के साथ अपनों की इज्जत का ख्याल रखते हुए जो अनडिसिप्लिन हो जाता है वो सफल होता है। मैं इसका एग्जांपल देता हूं। ये मेरे पिताजी बैठे हैं। मैंने कोचिंग जब 96 में शुरू किया था, मैंने इनकी बात नहीं मानी थी। मैंने इनको डिसोबे किया था तो आप सरकारी टीचर रहे। आपकी सोच थी कि आप इंजीनियरिंग की डिग्री की है, आपको कोई नौकरी करनी चाहिए। मैंने कहा नौकरी तो नहीं करूंगा, मैं एक कोचिंग स्टार्ट करूंगा। और उस समय इनको टोटली डिसोबे किया था। मेरी पूर्ण अनुशासनहीनता थी वो। लेकिन मैंने मेरे फादर से वादा किया था कि इस शहर में, इस राजस्थान में कभी एक व्यक्ति सिंगल आपको कह दे कि मेरे फादर का नाम प्रेम सिंह जी है कि प्रेम जी आपके लड़के ने ये एक्टिविटी की और ये सुन के भी पिताजी आपका सर झुक जाए तो उस दिन श्रवण वो सारे काम बंद कर देगा जो आपको पसंद नहीं है। तो दोस्तों यदि उसमें उस दिन में अनुशासित होता और अपने पिता की बात मानता तो इलेक्ट्रिकल से मैं इंजीनियरिंग कर रखी है, मैं आज बिजली बोर्ड में जेन की पोस्ट में होता। और उस दिन में अनुशासनहीन था, लेकिन जिद थी, माँ बाप की इज्जत निगाह में थी। तब दोस्तों एक कारवा आज यहाँ बैठा है। ये कारवा उसी की देन है, ये कारवा उसे अनुशासनहीनता की देन है। इसे कुछ करना चाहते हो, यदि कुछ करना चाहते हो तो सबसे पहले अनुशासनहीन बन जाओ, लेकिन अपनों की इज्जत का ध्यान रखते हुए। दूसरा एग्जांपल देता हूं। कपिल देव यदि अपने पिता की बात मानता, क्या मानते, सॉरी माफी चाहता हूं, बहुत बड़े गलत बोल गया। कपिल देव की जीवनी किसी ने पढ़ी हो, फिर आपको तो नहीं पढ़ी होगी। आज आपका जो विराट कोहली है, वैसे हमारे टाइम में कपिल देव थे। एक आदमी जानते मेरी उम्र वाले, जब कपिल बॉलिंग करता था तो पूरे रोड धाम हो जाती थी। कपिल देव की जीवनी सुने। कपिल देव कैसे बना महान क्रिकेटर। उस बंदे ने 1983 में पहली बार कैसे विश्व कप दिलाया इंडिया को। दोस्तों मैं कपिल का बहुत बड़ा फैन रहा हूं। जब मैं स्टूडेंट था 90-91 में, तो एक बार इंटरव्यू आया कपिल देव का, पूरा पढ़ा मैंने, और शायद सौभाग्य से आज भी मेरी लाइब्रेरी में पढ़ा हुआ है। कपिल देव को पूछा कि आप फास्टर बॉलर कैसे बने। पुराने गार्जियन जानते हैं वो हिंदुस्तान का पहला फास्टर बना था। उसके पहले हिंदुस्तान में फास्ट बॉलर नहीं होते थे। कपिल देव जी कहते हैं कि मैं जब कमेंट्री सुनता था, उस पर चैनल टीवी नहीं होते थे, कोई एक टीवी DD1 होता था, केवल रेडियो होते थे। कपिल देव कहता कि जब मैं कमेंट्री सुनता था
तो बार बार कमेंटेटर एक बात पिंच करता था, हिंदुस्तान को एक फर्स्ट चाहिए, हिंदुस्तान को एक फर्स्ट। दोस्तों मैं मेरी बात कहूंगा अभी, कमेंट्री हिंदुस्तान उस समय इंडिया की जनसंख्या शायद 80 करोड़ के आसपास होगी, 70 करोड़ जनसंख्या थी उस समय, जिसमें 20 करोड़ लोग सुनते हैं कमेंट्री, और कपिल देव की उम्र के भी शायद 5 करोड़ लोग कमेंट्री सुनते होंगे। वो कमेंटेटर तो यह कहता था कि हिंदुस्तान को फर्स्ट चाहिए, वो केवल अकेले कपिल देव ने नहीं सुनी, वो हिंदुस्तान के करोड़ों युवाओं ने सुनी, लेकिन सुन के छोड़ दिया। कपिल देव ये कहते हैं कि मैं जो सुनता था कि हिंदुस्तान को फर्स्ट चाहिए, तो कहता मेरे रोंगटे खड़े होते थे, और मैंने सौगंध खाता था अपने आप कि इंडिया की इस कमी को पूरा मैं करूंगा। वो हरियाणा का बिल्कुल एक गांव से निकला हुआ छोरा उस समय, आज वो महान है क्रिकेटर है, एक हरियाणा के अल्लर गांव से निकला हुआ छोरा अपने दोनों जेब पत्थर से भर देता था। साफ लिखा उस यूमी में कि मेरी दोनों जेब में पत्थर होते थे, मैं गले में पत्थर फेंकता था पूरे टाइम। दोस्तों लोग क्या देखते हैं ये उनका नजरिया है। जैसे आर्ट्स के लोग बैठे हैं, साइंस के बैठे हैं, अब 6 लिख लो, इधर से देखो तो 9 दिखाई देता है, उधर देखो तो 6 दिखाई देता है। और साइंस की भाषा में बात कहूं तो 11वीं क्लास में पॉइंट होता है कि चलती ट्रेन से यदि कोई आदमी पत्थर छोड़ता है तो ट्रेन में बैठा आदमी कहता उसका पथ है स्ट्रेट लाइन है, और बाहर खड़ा आदमी कहता उसका पथ है पैराबोलिक है। सारा खेल रेफरेंस का है। आप जिंदगी को किस रेफरेंस पे देखते हो? जिंदगी की कहीं गलती नहीं है, गलती आपकी सोच की है, गलती आपके विचार की है, गलती आपके रेफरेंस की है। तो दोस्तों कपिल देव जो कमेंट्री सुनता था वो कमेंट्री बहुत लोग और भी सुनते होंगे। कपिल देव अपने जेब में पत्थर रखते थे, वो गलियों में पत्थर फेंकते थे, देखने वाले कहते थे कि कुत्ता मार लड़का है। तो पत्थर फेंकने का मतलब गली में कुत्ते मारता घूमता है। मैं गांव से निकला हुआ हूं, गांव में कोई आदमी गली में पत्थर फेंके, अब तो ना कुत्ते हैं ना गलियां हैं ना पत्थर है, तो लोग इसलिए संघर्ष भी ज्यादा हो गया। तो लोगों को देखने वाले को लगता था कि ये पागल है, ये पत्थर फेंकता है, ये देखने वालों का नजरिया था। लेकिन कपिल देव कहता कि उस पत्थरों में मैं मेरी फास्ट बॉलर की प्रैक्टिस करता था। दोस्तों इस बात पे कपिल देव कहते हैं कि अक्सर महीने में 1 या 2 बार मेरी पिटाई मेरे अभिभावकों के द्वारा अक्सर हो जाती थी, जब मोहल्ले वाले शिकायत करते थे। और उसके फादर कहते तुम कहां से पैदा हो गया, तुम क्यों पैदा हो गया। लेकिन कपिल देव उस अपने फादर की बात मानते तो शायद ना 83 का वर्ल्ड कप आता और ना आज वो महान कपिल देव होता। इसलिए सबसे पहले जिद पालो, अनुशासनहीनता करो और अपनों की इज्जत का ख्याल करो। ये मेरी दृष्टि में सफलता का एकमात्र कॉन्सेप्ट है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि यहां बैठा लड़का कुछ ऐसी बातें आज यहां से लेके जाएगा। मैं मानता हूं सपने देखने से कुछ नहीं होता। अक्सर लोगों से कहते हैं कि साहब हर तो आदमी भाषण देता है, वो कहता है कि सपने देखो। क्या होता है सपने देखने से? मानता हूं सपने देखने से कुछ नहीं होता, और ना सपने देखने के पैसे लगते हैं। और हो सकता मैं जब बोल रहा हूं तो कुछ कुतर्क करने वाले लोग सोच भी रहे होंगे क्या है तो क्या नई बात कह रहे हो, ये तो आज तक हम सुनते आए हैं। क्या होता है सपने देखने से? तो सौगंध आपका खुद की अपनी, या कितने वो लोग हैं जिनकी उम्र 35 से ऊपर है और उन्होंने देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देखा। अपने दिल से पूछ लो, अगर चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो आप और क्यों नहीं बन सकते? लेकिन आपने सपना कहां देखा, उसका क्या टैक्स लग रहा था? भाई सपने नहीं देखे जाते हैं। हमने सपने देखे गवर्नमेंट जॉब लग जाए, हमने सपना देखा घर बन जाए, बच्चों की शादी हो जाए, एक कार आ जाए, उसकी EMI चली जाए, हमारे सपने वहीं खत्म हो जाते हैं। दोस्तों माना कि सपने देखने से कुछ नहीं होता, बट ये सच है कि बिना सपने देखे भी कुछ नहीं होता। दोस्तों जिस हवाई जहाज का आज इतना मॉडिफाई रूप है, जिस एयरलाइन का एयरबस का जो मॉडिफाई रूप है, जिन राइट बंधुओं ने सबसे पहले हवाई जहाज का आविष्कार किया, मैं उस कहानी को आपको याद दिलाता हूं। सबसे पहले राइट बंधुओं ने जब हवाई
आविष्कार किया तो उन्होंने एक घोषणा की आसपास के गांवों में कि कल भला खुले मैदान से, रामलीला मैदान मान लो, ईदगाह मैदान मान लो, कि वहां से एक लोहे की तस्तरी उड़ाएंगे हम लोग। उस समय उसका नाम हवाई जहाज नहीं था। उन्होंने कहा एक लोहे की तस्तरी उड़ाएंगे। आसपास के गांव में, कस्बों में उसका प्रचार प्रसार किया गया। वो उस लोहे की तस्तरी को लेकर उस ग्राउंड में गए। एक विशाल जनसमूह इकट्ठा हुआ। वो जनसमूह है इसलिए इकट्ठा नहीं हुआ कि तस्तरी उड़ेगी और राइट बंधु की तारीफ करेंगे ना, वो लोग इसलिए इकट्ठा हुए कि वो तस्तरी उड़ नहीं सकती और हम उनकी बेइज्जती करेंगे, उनके धज्जियां उड़ाएंगे, उनके फपियां कसेंगे। वो लोग वहां पहुंचे। लेकिन दुनिया कितना जल्दी बदलते मेरे बेटा बेटी, लोग कितना जल्दी आपके साथ बदलते हैं, ये इससे श्रेष्ठ एग्जाम्पल नहीं हो सकता। जैसे वो सुबह टाइम आया 10 बजे का, उन्होंने कहा कि हमें उस तस्तरी को उड़ाना है। एक भीड़ खड़ी थी। उस भीड़ में से एक आवाज आ रही थी, नहीं उड़ेगी, नहीं उड़ेगी, नहीं उड़ेगी। लेकिन जैसे उस प्लेन ने, उसको मैं आज प्लेन कह सकता हूं, जैसे इस तस्तरी ने टेक ऑफ लिया, उड़ान भरी, वही भीड़ कहती है अब नहीं रुकेगी, अब नहीं रुकेगी, अब नहीं रुकेगी। दुनिया तो दोस्तों उसको चावल करेगी। मैं भी आपको यही बात कह रहा हूं। जिंदगी में दोस्तों किसी व्यक्ति के जीवन के 3 काल होते हैं। ध्यान चाहूंगा आपका भी। सबसे पहले उसका उभास काल होता है। बच्चों, यदि आप IIT PMT की बात करोगे, बड़ी बात करोगे, तो अब इस बात पर एक बात कर दूं पहले। अब ये सेमिनार होगी, ये फंक्शन होगा, सब लोग सुनेंगे, कपिल देव की तरह कुछ वो भी यहां सुन के जाएंगे तो सफल होंगे। दोस्तों, इस मीटिंग से जाने के बाद आप अपने गांव में, घर में, शहर में, कस्बे में एक मीटिंग करना जाके 10-15 लोगों की, और उनको बोलना भी आज मैं CLC जाके आया हूं और वहां उस व्यक्ति को सुन के आया हूं और मैंने कुछ सोचा है। इकट्ठा कर लो परिवार के 15-20 लोगों को। क्या सोचा? आप भी मैं इस बार, अगले साल इस बार PMT या IIT में सिलेक्शन करवा लूंगा या बोर्ड के एग्जाम में ठीक से नंबर ले आऊंगा, तो शायद उनमें से बहुत ज्यादा लोग आपका विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि सिलेक्शन वगैरह हमारे समाज के लोगों का देखा हुआ है। आपने केवल शब्दों का प्रयोग किया है, आपने उसको कुछ दिया नहीं है फाइनेंशियली। आपने एक ही बात कही है कि मैं आज सुन के आया हूं CLC को और मैं सोचता हूं कि मैं भी IIT या PMT मेरा सिलेक्शन करवा सकता हूं, तो वो लोग कोई बहुत ज्यादा विरोध आपका नहीं करेंगे। लेकिन आज आप जाके मुठ्ठियां बंद करके इकट्ठा कर लो बुआ, ताई, नानी, सबको, परिवार के दोस्तों को, और बोलो भाई मैं आज CLC में सुन के आया हूं सर को, और अगले साल के हिंदुस्तान की PMT को टॉप में करूंगा या IIT को टॉप में करूंगा। उनमें से आधे लोग कहेंगे थोड़ा सीकर गया था, बावड़ा हो गया। जब तू कह रहा है कि मेरा केवल सिलेक्शन होना है, तो ना तो उसके तूने भैंस बांधी, और जब तू टॉप करने की बात कर रहा है तो तूने उसकी भैंस खोली नहीं, केवल शब्दों का प्रयोग किया था। शब्दों के प्रयोग से एक तरफ तेरा विरोध हो रहा है और एक तरफ तेरा। तो दोस्तों, विरोध कब हुआ? विरोध आपका तब हो रहा है जब आप बड़ी बात करते हैं। लेकिन ये मान के चलना माय डियर, यदि आप लोगों की सोच से बड़ी बात करते हो तो आपका विरोध है। इसको उभास काल कहते हैं। आप तैयारी शुरू करते हैं बच्चों, लोग आपका मजाक बनाएंगे, उपहास करेंगे, फिर आपकी तैयारी ठीक ठाक चलती है, कोचिंग में, आपकी स्कूल में आपकी रैंक बढ़ी आती है, तो वो लोग आपका विरोध शुरू कर देते हैं कि नंबर नकल से लेके आता है, होशियार तो नहीं है। फिर दोस्तों, जो आपका रिजल्ट आता है और आप सिलेक्ट होते हैं, तो वही लोग कहते हैं हमें पहले पता था ये होशियार है, ये राय तो इसको हमने जीती। लोग आपको नमन करते हैं मेरे यारों। इसलिए जिंदगी में जो व्यक्ति पहले 2 काल जीता है, उपास काल और विरोध काल, उसी का दोस्तों नमन काल आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप किसी ने 10वीं का एग्जाम दिया है,
किसी ने 11 का एग्जाम दिया है, किसी ने 12 का एग्जाम दिया है। आप सभी लोग यहाँ साइंस स्ट्रीम के बच्चे बैठे हो, मैं चाहता हूं आप बड़े सपने रखो, IIT और PNT में सिलेक्शन के सपने पालो। और डियर, क्या हो सकता सपने पालने से, क्या विजन हो सकता है? एक छोटी सी बात कहता हूं, जैसे लोगों में आप रहोगे, जैसे विचारों के साथ आप रहोगे, आप वैसे बन जाओगे। सारा खेल विजन का है। एक छोटा एग्जाम्पल देता हूं बच्चों, अक्सर मैंने क्लास में दिया मेरी में, सामने सारे प्ले बच्चे। एक बार एक सड़क पे एक स्कूल का बच्चा खड़ा था, उसको अपने घर जाना था, वो किसी गाड़ी का इंतजार कर रहा था। इतने उस सड़क के ऊपर एक बहुत महंगी गाड़ी आके रुकी और उस गाड़ी को चलाने वाला लड़का युवा ही था, 25-30 साल का। उसने उस छोटे बच्चे को देख के, वो छोटा बच्चा 10-12 साल का था, उसने 10-12 साल के बच्चे को देख के अपनी गाड़ी को रोका और उस बच्चे को अपने साथ बैठा लिया। जैसे छोटा बच्चा गाड़ी में बैठा तो बड़े जो गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, जो गाड़ी का मालिक था, उसने छोटे बच्चे से बड़ा यूं हैगड़ी से कहा कि आपको पता है बेटे, क्या छोटे भाई ये गाड़ी मेरे पास कहां से आई? उसने कहा नहीं भैया आप बताओ। बोले परसों मेरा बर्थडे था और मेरे बड़े भाई जो बहुत बढ़िया सेटल है बिजनेस के अंदर, उन्होंने गिफ्ट किया मेरे को, उपहार स्वरूप गाड़ी दी है। ये बात सुन के वो छोटा बच्चा चुप हो गया। वो छोटा बच्चा 1-2 मिनट चुप बैठा तो जो गाड़ी चला रहा था, जो गाड़ी का मालिक था, जिसको गाड़ी उपहार में मिली, उसने छोटे बच्चे से कहा, तो व्यंग में कहा, लेकिन बच्चे ने जवाब दिया, वो जवाब जिंदगी में तुम दे गए। तो दोस्तों आज के 3 घंटे हमारे सफल हो जाएंगे और आपका इस धरती पे जन्म लेना भी सफल हो जाएगा। उस बड़े लड़के ने, उस 25 साल के लड़के ने उस 12 साल के छोटे बच्चे से कहा, ये गाड़ी मुझे परसों मेरे बर्थडे पे गिफ्ट मिली है। इसको सुन के छोटा बच्चा चुप हो गया। तो बड़े बच्चे ने फिर क्वेश्चन पुट किया कि तू इसलिए चुप है साहिब, तू सोच रहा होगा कि तेरे भी कोई बड़ा भाई हो और वो भी तुझे ऐसी कार गिफ्ट करे। उस छोटे बच्चे ने बड़ी मासूमियत से कहा, नहीं भैया मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूं कि मेरे कोई बड़ा भाई हो और वो मुझे कार गिफ्ट करे। मैं तो खुद बड़ा बनने की सोच रहा हूं कि मैं बड़ा बन जाऊं कि मेरे छोटे भाई को इतनी महंगी कार गिफ्ट करूं। ये तो सोचता पड़ता, हम क्यों गिफ्ट लेने की सोच दोस्तों? मांगने के लिए दुनिया में 2 ही ताकत होती है, माता पिता और ईश्वर। इनके अलावा किसी के सामने हाथ फैला के अपना भरम भले में डालो, मिलता कुछ दोस्तों। खुदा के पास, ईश्वर के पास मांगे। माँ बाप ने आपको जीवन दिया, आप उनसे मांगे, शायद तीसरा कोई शख्स है नहीं। एक अच्छा टीचर मिल जाए किसी को, अच्छा गुरु मिल जाए, जो मेरा सौभाग्य मुझे मिला है, तो आपको वहां कुछ मिल सकता है। गार्जियंस, इन सब बातों के पीछे एक बड़ी शर्त है, आपको जिंदगी में हर काम को टाइम पे स्टार्ट करना पड़ेगा। बच्चों, हर काम के टाइम वैल्यू होती है। बस एग्जांपल देता हूं। एक स्टेशन था, एक रेलवे स्टेशन था, जहां एक सीनियर सिटीजन, हमारे पिताजी के एज के व्यक्ति, वहां स्टेशन पे बैठे, बेंच जो होती है उस पे बैठे अखबार पढ़ रहे थे आराम से। इतने में एक ट्रेन वहां बस शुरू हुई। एक लड़का बिल्कुल युवा दौड़ते दौड़ते आया, लेकिन देखते देखते उसकी ट्रेन मिस हो गई। होता क्या स्टेशन पे, आप सीन देखो, आप दौड़ रहे हो, फिर भी आपके सामने सामने बस या ट्रेन छूट जाती है। वो ट्रेन मिस हो गई तो लड़का आके उस अंकल के पास बैठ गए और जैसे ही उस अंकल के पास आके बैठा, अंकल ने उस बच्चे से कहा, क्योंकि वो अंकल वो सारा सीन देख रहे थे कि लड़का इसके सामने सामने ट्रेन छूटी है। जैसे ही वो बच्चा वहां आके बैठा, अंकल ने बड़े प्यार से कहा, बेटा, इस बात में दोस्तों एक इशारा बस कि बेटा, यदि आप थोड़ा तेज दौड़ते तो आपकी ट्रेन नहीं छूटती। लड़का बड़ा मेच्योर था, उसने कहा, अंकल ऐसा नहीं है, ट्रेन छूटने में मेरे धीरे दौड़ने या तेज दौड़ने का कोई संबंध नहीं है। मैं धीरे दौड़ा या तेज दौड़ा,
इससे मेरी ट्रेन मिस हुई, इसका कोई लिंक नहीं है। मेरी ट्रेन केवल इसलिए मिस हुई कि मैं घर से लेट शुरू हुआ। यदि मैं घर से टाइम पे शुरू होता तो ना मुझे दौड़ना होता, मैं वॉक करते हुए स्टेशन आता, आराम से या 2 मिनट बैठता और मुझे ट्रेन मिलती। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जिंदगी में जब टाइम पे काम शुरू कर लेते हो तो कभी आदमी मात नहीं खाता, और टाइम के बाद काम शुरू करते हो तो ज्यादा हार्डवर्क करना होता है, ज्यादा लेबर करनी होती है, फिर भी कई बार रिजल्ट नहीं आता। इसलिए मैं पहली बात कहना चाहूँ, इसलिए कहता हूँ कि IIT या कैंटीन जाना होता है तो प्रॉपर प्लेटफॉर्म होता है कि बच्चे को 11th क्लास के साथ फाउंडेशन जोड़े तो आशीष बनता है, नवीन सोनी बनता है, श्याम सुंदर बनता है। उनको 12वीं के बाद किसी कोचिंग के अंदर अपना 1 साल टाइम किल नहीं करना पड़ता है, सारा खेल टाइमिंग का है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, गार्जियन से शिकायत है मेरी सबसे, और आपको प्रमाण दे दूंगा कि आप करीब करीब उसमें सब अपने गलत में शामिल हो। आजकल क्या हो गया, आप अपने बच्चे को इसलिए IIT करवा रहे हो कि आपका दोस्त का बच्चा IIT कर रहा है। अक्सर गार्जियंस 90% बात सबकी बात नहीं कर रहा मैं, कुछ गार्जियंस, यार वो देख तेरी बुआ का लड़का, तेरा कजन मेडिकल में गया, तुम टेम्प खड़ी कर, वो मेरे दोस्त का बच्चा गया, वो मेरे ऑफिस का जो मेरा साथी उसका बच्चा गया, इसलिए तेरे को करनी है। आपकी ये बात केवल और केवल आपके बच्चे को आपके प्रति असंतुष्टि पैदा करेगा, आपके बच्चे के दिमाग में केवल आपके लिए विद्रोह पैदा कर देगी, आपके दिमाग में कभी भी रेस्पेक्ट पैदा नहीं करेगी। और आप गलत हो, राजेश मैं भी गलत ऐसी बात करता हूं तो कैसे, एग्जाम्पल देता हूं। आप ये कहते हो कि कजन ने ये किया इसलिए तू कर, उसने ऐसा किया तू कर, आप कंपेयर करते हो। मैं कंपैरिजन के सख्त खिलाफ हूं, और मैं बड़े फख्र से कहता हूं कि आप जैसा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। और ये बात आपकी माँ भी कहती है, आपकी माँ का चाहे काला हो चाहे गोरा हो, चाहे 1 आंख से हो चाहे 2 आंख से हो, माँ को पूछो, वो कहता इस पृथ्वी का सबसे सुंदर बच्चा मेरा है। आपकी माँ जब आप जैसा किसी और को नहीं मानती, आप खुद अपने आप को किसी और से नहीं मानते, और दोस्तों मानना भी नहीं है। एक एग्जाम्पल देता हूं, लोग या सभी पढ़े लिखे गार्जियन बैठे हैं, आजकल आप कोई जमीन रजिस्ट्री करवानी है या छोड़ो रजिस्ट्री की बात है, अभी आपने सबने AITMT का फॉर्म भरा है, IIT का फॉर्म भरा है, तो दोस्तों आजकल आप देखो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भरो उसमें अंगूठे का निशान लगता है, जिसको हम थंब फिंगर कहते हैं। क्यों भाई, हम तो जब छोटे थे तो ये सुनते थे कि गांव में अनपढ़ जो ताऊ काका है वो तो अंगूठा लगाता है, और जो पढ़ा लिखा है वो साइन करता है। अब देखो कितना बड़ा मजाक है, PMT की परीक्षा दे रहा है, IIT की परीक्षा दे रहा है, और उसका आप अंगूठा लगा रहे हो, तो बड़ी बेइज्जती है अगले की यार, ये बेइज्जती नहीं है दोस्तों, इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक है। इसे गार्जियंस मेरी बात समाप्त कर उसके पहले निवेदन कर लो, इस मेरी बात को सुनने, मेरे इस एग्जाम्पल को सुनने के बाद और मेरी कोई बात माने ना मान दोस्तों, एक जरूर मान लेना, अपने खुद की या अपने बच्चे की तुलना किसी और से मत करना। मेरा दावा है आपका बच्चा उस मंजिल से भी आगे निकल जाएगा जो सपना आपने पाल रखा होगा। दोस्तों वो अंगूठे का निशान क्यों लगता है, सिग्नेचर भी होते हैं, फिर भी एक थंब फिंगर लगता है। सिग्नेचर फर्जी हो सकते हैं, तो नटवरलाल पैदा होकर आपके सिग्नेचर झूठे कर सकता है, लेकिन ये अंगूठा जिसकी साइज 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर है केवल, आप भीम है तो अलग बात है, सामान्य आदमी का अंगूठा 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर होता है। इस विश्व में 8 अरब लोग हैं दोस्तों, ध्यान से इस बात को, आपको मजा लगे तो इस बात का मेरा साथ देना था कि इस बात को मैं और ढंग से कह सकूं बच्चों को। दोस्तों 8 अरब 9 अरब लोग इस विश्व के अंदर हैं, और वो ऊपर वाला जो है उसने किसी भी 2 के अंगूठे का निशान एक जैसा नहीं बनाया। अरे मेरे यारो, जब 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर का अंगूठा एक नहीं हो सकता, तो 2 5.5 फीट के आदमी एक जैसे कैसे हो सकते हैं? आप क्यों तुलना करते हो? आपकी अपनी पहचान है, आपकी अपनी एक आइडेंटिटी है, आप खुद हैं,
ईश्वर का रूप है, आप श्रेष्ठ हैं, इसमें घमंड नहीं आना चाहिए। मैं श्रेष्ठ हूं इसका मतलब घमंड नहीं है, ये खुद के प्रति सेल्फ कॉन्फिडेंस है। ये आप दोस्तों इसको हिंदी में से बोल सकते हो, मैं भी श्रेष्ठ हूं। देखो दोस्तों, भाषा कितनी सभ्य हो सकती है। मेरे सामने 4 बच्चे खड़े हैं, मैं कहूं साहब ये रमेश तो बच्चा खड़ा है, रमेश कहां हुआ जो मेरा टोपरा कभी, ये लड़का बहुत अच्छा है। इसका अर्थ क्या गया कि वो जो 3 खड़े वो 6 नहीं है, एक ही बात है। 4 लोग खड़े हैं और 4 में से आप एक का नाम लेके बोल दो या इशारा करके बोल दो ये लड़का अच्छा है, इसका अर्थ निकलता बाकी तीनों बच्चे डिप्रेशन में आ गए। अब आप इस हिंदी को ठीक करो, आप ये कहो कि रमेश अच्छा है, इसका मतलब तीनों बच्चे अच्छे नहीं है। आप ये बोलो रमेश भी अच्छा है, इसका मतलब तीनों भी अच्छे हैं। जिंदगी में हम श्रेष्ठ हैं, इसको मॉडिफाई कर लो, हम भी श्रेष्ठ हैं। हम कब कह रहे आप श्रेष्ठ नहीं हो भाई, आप भी श्रेष्ठ हो और हम भी श्रेष्ठ हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं। दोस्तों सेल्फ कॉन्फिडेंस सफलता का दूसरा आपको मैं गुरुबंद कर दूं तो एक बहुत छोटा नुस्खा है मेरा, वो नुस्खा खुद का विश्वास। दुनिया में सबसे मुश्किल कोई काम है तो खुद का विश्वास है। आदमी खुद यकीन नहीं करता, सब यकीन कर लेगा। एग्जांपल इसका देता हूं मैं। दोस्तों सपोज करो आपकी मम्मी आपके लिए मार्केट से कोई शर्ट खरीद के लेके आई, तो नो डाउट मम्मी ने मार्केट से शर्ट लिया तो मम्मी की पसंद का शर्ट है। मैं जान जाऊं दोस्तों आप लोग गया, यदि आपकी मम्मी मार्केट से शर्ट लेके आई, आपके भैया पापा मार्केट से शर्ट लेके आए हैं तो मम्मी की पसंद का हो, और जिसको अपनी माँ की पसंद नहीं है उसको क्या कहोगे? वो शर्ट को पसंद आपको भी आ गया, मान लिया, और वो शर्ट पहन के आप अपने स्कूल या कोचिंग आ गए। और मेरा ऐसा मानना है, और शायद मैं झूठ बोलूं तो खड़े होकर मेरे विरोध कर देना, 4 साल का बच्चा कपड़े पहनता है नए तो भी आईना देखता है, और 80 साल का दादा नया साफा बांधता है तो भी पूछता है छोरों में कैसा लग रहा हूं। ये आप लगा नहीं सकते यार। दुनिया में फैशन तो नहीं कहूंगा, तारीफ केवल 2 लोग नहीं चाहते हैं, पागल या संत। तो हम न तो यहां पर संत हैं इसलिए हम सब तारीफ चाहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो नए कपड़े पहने। आप दोस्तों नई कार खरीद लो, मेरी गारंटी है कि पहले 7 दिन में उसकी कोई तारीफ नहीं करे आपका मूड हो जाएगा। दावे से कह सकता हूं मैं, कभी कार आपने खरीदी है, आपकी पसंद की है, और आपका कोई साथ और नहीं कहे बिना पूछे, तो आपको लगता है शायद मेरी कार को पसंद नहीं है। तो मैं एक बात कह रहा हूं, तो आपने शर्ट लिया, मम्मी ने शर्ट लिया, वो शर्ट पहन के आप स्कूल गए, कोचिंग गए, और घुसते ही एक लड़के ने कहा क्या बकवास शर्ट पहन के आया है, आपका सारा मूड ऑफ। और मेरा दावा है वो शर्ट दोबारा पहनने की हिम्मत आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको खुद पे यकीन नहीं। दोस्तों लोगों की फैशन आप डिसाइड मत करो। हम तो ये कहते हैं, पुराने साथी बैठे मेरी उम्र वाले, अमिताभ बच्चन की फिल्म के डायलॉग होते थे, लाइनें शुरू वहां से होती हैं जहां हम खड़े होते हैं। जिंदगी में आप किसको फैशन कहते हो? तो आप ये कहो जो मैं पहनता हूं वो फैशन है। हमारे देश के, मैं को पार्टी पॉलिटिक्स बात नहीं करता, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री का ड्रेस कोड चेंज कर दिया। आज वो पूरा ड्रेस कोड हो गया, उसके पहले हमारे प्रधानमंत्री का पहनते थे, आज हमारा पीएम क्या पहनता है। और वो उस व्यक्ति ने जो कहता मैं बचपन में चाय बेचता था। मैं लाल बहादुर शास्त्री जी एग्जाम्पल दूं तो आप पर हम यकीन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन आज इस देश में 2 जिंदा लाइव लिनेंट है, जिंदा महापुरुष है जो अपने बलबूते, पहला हमारे महामहिम राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब। दोस्तों एक मछुआरे का बेटा जिसके पास खाने को पैसे नहीं बचपन में, वो देश के सर्वोच्च पद पे गया। और दूसरे हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं, आप सब जानते हैं, चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बने। इसका मतलब दोस्तों सपना कोई पाला जा सकता है, उसको पूरा करने में दोस्तों जिद चाहिए। और एक चीज भाई आगे जाओ, मीडिया के जो साथी आ रहे हैं जो आगे बढ़े, सब लोग आगे आप आगे जाए। दोस्तों
आपकी अपनी एक पहचान होनी चाहिए। मैं एक बात करना चाहूंगा, आदमी अपने मां के गर्भ से अपने सारे गुण अवगुण लेके आता है। गार्जियंस हो सकता है बच्चे मेरी बात नहीं पकड़ पाए, मां के गर्भ से बच्चा गुण अवगुण सब लेके आ सकता है। वातावरण, पॉजिटिव वातावरण उनके गुणों को मैक्सिमाइज कर सकता है, नेगेटिव वातावरण उसके नेगेटिव गुणों को मैक्सिमाइज कर सकता है। वातावरण गुणों को अपग्रेड कर सकता है, वातावरण ज्यादा कम कर सकता है, वातावरण व्यक्ति में गुण पैदा नहीं कर सकता। इसका एग्जांपल देता हूं दोस्तों, आम के आम ही लगेगा, आम के कभी सेब नहीं लग सकता। चाहे खाद सस्ती दो चाहे खाद महंगी दो, नीम के नीम लगेगा, केले के केला लगेगा। इसलिए सबसे पहले आप अपने बच्चे में वो ढूंढो क्वालिटी जिसको लेके वो इस जमीन पे आया है। और मेरा सब मानना है, इस धरती पे जो व्यक्ति पैदा हुआ है उन सब के पास कोई ना कोई एक गुण जरूर है। मंदबुद्धि व्यक्ति भी अपनी सारी एनर्जी को यदि एक स्थान पे लगा दे तो मैं दावे से कह सकता हूं वो अपनी मंजिल पे 100% पहुंच जाता है। दोस्तों, लोग कहते हैं इंटेलिजेंट सफल होते हैं, मैं कहता हूं इंटेलिजेंस एक मुद्दा है, सफल वो होते हैं जो अपनी एनर्जी को केवल एक दिशा में लगाते हैं। और तुलसीदास ने बहुत पहले कहा रामायण में, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जान। तो व्यक्ति एक काम करता है, सफलता की परिभाषा क्या है? कल ये मैं सोशल मीडिया पढ़ रहा था दोस्तों, सफलता की परिभाषा 10वीं क्लास की मेरिट नहीं है, 12वीं क्लास की मेरिट नहीं है। आप कहोगे साहब 10वीं जो बच्चा फेल हो गया तो कोई काम का नहीं है। आप कहोगे साहब जो 10वीं की मेरिट में आया वो सब कुछ है, ऐसा नहीं है। यदि 10वीं क्लास में फेल होने वाला लड़का 0 होता तो आज सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान नहीं होता। सचिन तेंदुलकर की सफलता की परिभाषा सुनो क्या है। मैं कहता हूं सफलता वो चीज है जिस महाराष्ट्र की अंग्रेजी 10वीं क्लास की अंग्रेजी में सचिन फेल हुआ था, उसी महाराष्ट्र की अंग्रेजी का पहला चैप्टर आज सचिन के नाम पे है। ये सफलता की परिभाषा होती है। सचिन का जन्म क्रिकेट के लिए हुआ था, इसलिए मैं कहता हूं अब हर आदमी के अंदर एक सचिन है, एक हनुमान जी है, केवल उनको अपनी शक्ति याद दिलानी है। हनुमान जी का किस्सा बच्चे भी जानते होंगे। हमारे देश के साथ एक बहुत बड़ा दोगला बिहेव करते हैं कुछ लोग, यूथ के साथ, इस नई पीढ़ी के साथ, और कुछ गार्जियन भी जिसकी उम्र 30-35 साल है, वो भी एक गलत भ्रांति में जीता है। हम जब हनुमान जी की बात करते हैं, मैं याद जाऊंगा, मैं समाज पे कटाक्ष करूंगा जिसमें मैं भी हिस्सा हूं। दोस्तों, हनुमान जी जब कहते हैं कि समुद्र कूद गए तो तथाकथित लोग कहते हैं ये रूढ़िवादिता है, ये कल्पनाएं हैं, ये कहानियां हैं। हनुमान जी समुद्र कूदता तो हमें अनपढ़ कहते हैं, गंवार कहते हैं, और एक स्पाइडरमैन को पैंट पे चट्टी पहना के बिल्डिंग कूदा देते हैं तो कहते हैं साइंस है। अमेरिका के पास हनुमान जी नहीं है, यूरोप के पास हनुमान जी नहीं है, इसलिए किसी व्यक्ति को पैंट पे चट्टी पहना के स्पाइडरमैन बनाना पड़ता है उनको। हमें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास है हनुमान जी है। इसलिए भाई झूठ कुछ नहीं है, जिसके पास नहीं हो उसे भी बनाना पड़ता है यार। इसलिए मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग हनुमान जी के साथ को याद होगा दोस्तों, उनको शक्ति तब याद आती थी जब कोई याद दिलाता था। और मेरे सामने बैठे में से जी कोई 10-5 हनुमान जी हो तो मैं कहता हूं तुम अपनी शक्ति याद करो। यहां एक बहुत बड़ा नेगेटिव से अप्रोच कई बार पेरेंट्स के साथ होती है, मेरे दोस्तों से होती है, कई बार मेरी आदत है, मैं बच्चे से कहता हूं तेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो उस बच्चे के फादर का फोन आता है, यार श्रवण जी आपके पास बच्चा भेजा और हमने सुना था आप तो बहुत अच्छा मोटिवेट करते हो और आपने मेरे बच्चे को प्रेशर में ला दिया, दबाव में ला दिया। मैंने कहा कैसे? मैंने उसके वजन में देखा, दबाव तो वजन से आता है। साहब आपने ये कह दिया कि साहब तू पीएमटी या आईटी में सिलेक्ट नहीं हो सकता। मैंने बिल्कुल कह दिया, तो दबाव कहां से आ गया? भाई हम तो उल्टी सोच के आदमी हैं। एक दीवार है और आप यहां खड़े हैं, एक आदमी कहता है उस दीवार से नहीं कूद सकता, तेरी औकात नहीं है। जानता हूं मैं, एक
4 फीट की दीवार है और आप वहां खड़े हैं और एक गार्जियन कहता है कि कोई व्यक्ति कहता है तेरी औकात नहीं है तू उस दीवार को कूद दे, तो इसके भाई साहब 2 ही उत्तर हैं, या तो दीवार से कूदे ताकि कहने वाला तेरे को सलाम करे और नहीं अपाइज की तरह खड़ा रहे और कहने वाले को सलाम करे। दोस्तों दुनिया में बिजली के बटन 2 ही होते हैं, ऑफ और ऑन है, हाँ या ना, सफल या असफल, जिंदगी या मौत है, इस तरह कोई शब्द नहीं होता है। या तो भैया इतना अच्छा काम करो कि दुनिया को सलाम करे, या भाई साहब चुपचाप जो सफल है उनको सलाम करो। ये बीच में टेंटे कुछ नहीं मिलता, सीधी सी बात है, इसमें चू करने से जिंदगी चलती है। इस गाड़ी में चू होती है और गाड़ी चलती नहीं है। ये किसने कहा? हम तो फिजिक्स के टीचर हैं, हम तो कहते हैं दाब से स्पीड बढ़ती है, स्पीड एक्ट विद प्रोपोर्शनल वेलोसिटी, वेलोसिटी एक्ट विद प्रोपोर्शनल प्रेशर। दाब बढ़ाओगे वेग बढ़ेगा, हम तो दाब बढ़ा रहे हैं वेग बढ़ता है। 2 लोग होने चाहिए आपके पास जो आपके दिल और दिमाग दोनों को सही रखे। अच्छे दोस्त जो आपके दिल में रहते हैं वो आपके दिल को ऑन रखते हैं, तो कुछ चंद अच्छे आपके कंप्यूटर जो आपके दिमाग में रहते हैं वो आपको ऑन रखें। ईश्वर से प्रार्थना करो कि आपके पास दोनों होने चाहिए, कि मेरे पास दोनों है, इसलिए मेरा दिल और दिमाग दोनों काम कर। दोस्तों इसलिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप सबके पास दोनों हो, ताकि आपके दिल और दिमाग दोनों काम करें, ताकि आप भी कभी अपनी दुनिया बसा सको। दोस्तों इसलिए प्लीज अपने दिल और दिमाग को ऑन रखने के लिए इन 2 व्यक्तियों का करना बहुत जरूरी है। तो कोई व्यक्ति यदि आपको चैलेंज देता है वो आपका शुभचिंतक है। एक नई चीज गार्जियंस और आती है आजकल, एक अक्सर बच्चों में शिकायत है, प्लीज गार्जियन ध्यान जाए कि साहब मेरी आपने इंसल्ट कर दी। मैंने सुना है बच्चे अपने माँ बाप से कर देते हैं, आपने मेरी इंसल्ट कर दी। वाया तेरा जोरदार काम है, जिनके कारण दुनिया में आया, जिनके खून का तू अंश है, तो वो तेरी इंसल्ट करेंगे। टोक दिया मेरे को, इट्स माय पर्सनल लाइफ, आपने मेरे फ्रेंड्स के सामने मुझे इंसल्ट कर दिया और बगावत के रूप में आ जाते हैं। अरे भाई कौन से फ्रेंड? बापू जी जेब खर्च बंद कर दे, सारे दोस्त पे भाग जाएंगे, मुर्खी मुखी भागती में से। मैं एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों, जो बच्चे बाहर से आए सीएलसी से। दोस्तों यदि कोई आदमी आपको टोकता है गलत काम पे, कोई आपको डांटता गलत काम पे, कभी कभार कोई हल्का सा पनिश भी कर देता गलत काम पे, तो आप दुनिया के सौभाग्यशाली हैं कि आपके पास टोकने वाला, डांटने वाला, हल्की फुल्की पिटाई करने वाला कोई अपना मौजूद है। एग्जाम्पल देता हूं इसका भी मैं, गलत एग्जाम्पल है, माफी चाहता हूं, एग्जाम्पल गलत दे रहा हूं लेकिन एग्जाम्पल देना पड़ता है कई बार। आप एक चौराहे पे खड़े हो, बच्चों या बच्चों से बात कर रहा हूं, बच्चों आप किसी चौराहे पे खड़े हो और वहां आपको ये मानो सिगरेट पी रहे हो, माफी चाहता हूं गलत एग्जाम्पल है बच्चों बीच, माना कि आप सिगरेट पी रहे हो या आप कुछ गलत एक्टिविटी कर रहे हो, चौराहे पे सैकड़ों लोग खड़े हैं, यदि मैं गलत हूं तो बच्चे और गार्जियन खड़े होकर बोलते तेरी बात गलत है, अभी बोलना मैं कर दूंगा मैं। एक लड़का किसी चौराहे पे खड़ा सिगरेट पी रहा है, उस चौराहे पे सैकड़ों लोग हैं, उनमें से एक भी व्यक्ति आपको टोक नहीं रहा है। इतने में वहां आपके पिताजी आ गए। क्या आपके पिताजी आपको सिगरेट पीते हुए देख के वैसे खड़े रहेंगे जैसे वो 100 लोग खड़े? ऐसे पिताजी ऐसे बेटे हैं तो भाई साहब उनको मेरा परिणाम। मैं तो ऐसे बाप का बेटा नहीं हूं और ना मेरी औलाद साथ ऐसा बाप बन सकता। यदि पिताजी वहां गए और पिताजी हम जैसे हो तो बेटा वहीं तेरी पिटाई शुरू कर देंगे। दोस्तों चौराहे पे आपको कोई नहीं टोक रहा है, इसका मतलब चौराहे पे आपका कोई नहीं है। कोई टोकता है इसका मतलब आपका अपना एक बहुत गहरी बात कर रहा हूं। यदि आपकी गलतियों पे आपको कोई टोकने वाला नहीं है तो खुशी का विषय नहीं है, आप अनाथ है, फिर आपका कोई मालिक नहीं है। और दोस्तों अनाथ से बड़ी गाली नहीं होती है। हम तो प्रार्थना करते हैं भगवान कितने लोग पैदा कर दे तो हमारी हर गलती पे टोक दे, ताकि हमें लगे कि हमारे बहुत से अपने हैं और कभी ना लगे हम अकेले। दोस्तों इसे प्लीज, यदि कोई आपको टोकता है तो आपका अपना है, दर्द अपने पालते हैं। माय डियर, अब छोटी छोटी बातें जिंदगी में जीते हैं। फिर एक बात आती है, गार्जियंस के साथ भी होती है, बच्चों के साथ भी होती है कि साहब सेलेक्ट होने के लिए केवल इंटेलिजेंट बच्चा होना चाहिए। मैं इस अवधारणा को गलत करता हूं आपकी। एक एग्जांपल देता हूं। दोस्तों एक आदमी को मान लो सेब की खेती करनी है,
एक व्यक्ति को यदि सेव की खेती करनी है तो सबसे पहले वो एक उच्च क्वालिटी का सेव का बीज खरीद के लेके आएगा। और आप कहोगे साहब ठीक है, सेव की खेती करनी है तो उच्च क्वालिटी का सेव का बीज लेके आ जाओ, आपके सेव पैदा हो जाएगी दोस्तों, कभी नहीं होगी। आपने सेव का बीज खरीद लिया और उस बीज को आपने दोस्तों रख दिया फ्रिज के अंदर, उससे कभी सेव पैदा नहीं हो सकता। उस सेव के बीज को आपको प्रॉपर जमीन के अंदर बोना पड़ेगा। उसको भी आप जैसलमेर बाड़मेर के टिल्लू बो दोगे तो भी सेव पैदा नहीं होगी। आपको उसको हिमाचल या अच्छी जगह की जमीन में बोना होगा। अच्छा सेव का बीज सेव के फसल का प्रमाण नहीं है, आपको उसको अच्छी जमीन में बोना होगा। आपने चलो अच्छी जमीन में बो दिया, आपने हिमाचल या जेएंडके की जमीन में बो दिया, आप उसको खाद पानी नहीं दिया तो भी दोस्तों सेव पैदा नहीं हो सकती। मैं कहता हूं चलो आपने अच्छा बीज खरीदा, अच्छी जमीन ले ली, अच्छा खाद पानी दे दिया, सेव के पेड़ बड़े हो गए, लेकिन दोस्तों बगीचे के चारों तरफ वृक्ष की बाउंड्री नहीं बनाओगे तो आपके पेड़ों को आवारा पशु खा जाएंगे, आपके घर सेव फ्री में नहीं आएगा। तो मैं कहता हूं आपने चारों तरफ उसके बाउंड्री बना दी और एक चौकीदार छोड़ दिया, अच्छा बीज, अच्छी जमीन, अच्छा खाद पानी, अच्छी बाउंड्री, अच्छा चौकीदार, लेकिन दोस्तों अब भी सेव आपके घर में आई है जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आपके सारी सेव पैदा तैयार हो गई, 3 दिन बाद हम लोग सेव तोड़ने वाले हैं और इतने में रात को इतना भयंकर अंदर तूफान आ जाए कि हमारे सारे कच्चे सेव गिर जाएं, हमारे पेट टूट जाएं, तो भी दोस्तों हमारे घर सेव नहीं आई। इसलिए ईश्वर का साथ होना बहुत जरूरी है। अच्छा बीज, अच्छा बच्चा, अच्छी जमीन, अच्छी संस्था, अच्छा खाद पानी। पेरेंट्स की इतनी इनकम तो रखनी पड़ेगी भैया कि वो अपने बच्चे के संसाधनों का पैसा दे सके। अच्छा बच्चा, अच्छी संस्था, माँ बाप इतने सक्षम हो कि उनकी जरूरत की आवश्यकता पूरी करें, और उसके बाद एक अच्छा संस्था का चौकीदार जो आपके बच्चों से आवारा आपकी फसल को आवारा पशु से बचा सके। एक वो संस्था जिसका डायरेक्टर का हेड ऑफ इंस्टीट्यूट तो हो, वो इतना स्ट्रॉन्ग हो कि आपके बच्चों को आवारा लोग तंग नहीं कर सके। और दोस्तों ये सब होने के बाद यदि उस ऊपर वाले की मेहर हो तब जाके परिणाम आता है। इसलिए केवल अच्छा बीज होना, अच्छा बच्चा होना सक्सेस का पैरामीटर नहीं है। ये सब जाके मिलते तब जाके एक रिजल्ट बनते हैं।